अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU B.Ed 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, सारा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। बहुत ही अहम पार्ट दोस्तों ये होता है। 25 सवाल आपको इस पार्ट से आते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छे से आता है तो आप 17-18 मार्क्स आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपका स्कोर 60 के ऊपर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जिनको 2024 AMU B.Ed जामिया B.Ed की तैयारी करनी है, कोचिंग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, आप मुझे उस पर कॉल आप कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे 100% और 200% आपका एडमिशन B.Ed में हो जाएगा। नोट्स चाहिए अगर आपको तो वो भी आपको मिल जाएगा, नंबर आपको दिया होगा। आपको जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स होते हैं उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे नोट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। 25 में से आराम से 15 से 18 सवाल फंस जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा समझाऊंगा उसके बारे में और फिर उसका आंसर आपको बताऊंगा। पहला सवाल आपको आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के इनमें से कौन सा पर्पज नहीं होता है। आपके ऑप्शन थे क्रिएटिंग या आपका लर्निंग सिचुएशन, दूसरा ऑप्शन है मोटिवेटिंग द चाइल्ड, तीसरा ऑप्शन है डायग्नोजिंग ये आपका लर्निंग प्रॉब्लम, चौथा है मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। अब दोस्तों इसमें जब हम टीचिंग करते हैं तो आपका मेन पर्पज़ कौन सा नहीं होता, तो ऑप्शन डी देखिए क्या होता है, मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। इसका मतलब ये होता है हमें बच्चों को ज़िद्दी नहीं बनाना होता। डॉगमा का मतलब ये होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। हम ज़िद्दी बना देते हैं बिहेवियर में बच्चों को, तो हमारा काम डॉगमेटिक बनाना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बाकी तीनों ही इसके जो है पर्पज़ होते हैं। आपको एक मतलब ऐसा माहौल पैदा करना जहाँ पर लोग सीख पाएँ, दूसरा चाइल्ड को आपको मोटिवेट भी करना होता है, तीसरा जो है उसकी प्रॉब्लम को आपको डायग्नोज करना होता है और फिर उसकी दवा भी आपको देना होती है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, विच टीचिंग मैथड वुड यू लाइक टू प्रेफर इन टीचिंग। और आपका लर्निंग प्रोसेस, आपका ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेथड, इनोवेटिव मेथड, सेल्फ सेंटर्ड मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। दोस्तों यहाँ पर एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड ये होता है कि जहाँ पर बस टीचर बोलता रहे और बच्चे सुनता रहे, कुछ सवाल वगैरह पूछ ले। अगर थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ ले तो गुरु जो है मतलब शायद डांट सकता है उसको, आमतौर पे ऐसे ही होता है, वैसे आप भी जानते होंगे। उसके बाद आपका सेल्फ सेंटर्ड कि अपने को रख के जो हमें सही लग रहा है वही हमने पढ़ा दिया, बात ख़त्म हो गई। तीसरा आपका टेक्स्ट बुक मेथड। अब टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है उसको आप हर जगह फॉलो नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, किस तरह के आपके स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से आपको खुद को चेंज करना पड़ता है और आपको अपना मेथड भी बदलना पड़ता है, चाहे वो कोई और भी थोड़ा लगे लोगों को, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, बाहर वाले को नहीं मालूम तो वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको उसको लगातार इनोवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, इनोवेटिव मैथड। तो तीसरा सवाल आपको आया था, इन योर ओपिनियन व्हाट डज अ टीचर डू एग्जैक्टली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपके ओपिनियन में जब हम पढ़ाते हैं तो हम एक्चुअली उसमें जो है टीचर करता क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन था आपका स्कॉल्डिंग स्टूडेंट विदाउट एनी रीजन, जो स्टूडेंट है उनको नोट्स जो है वो डिक्टेट कर देना, यही बहुत। तीसरा दोस्तों है इंगेज देम इन आपका रीडिंग बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, कह दिया भाई कोई भी किताब निकाल लो, पढ़ने बैठ जाओ और क्लास का टाइम खत्म हो गया और चले जाएंगे। चौथा आपका ऑप्शन है आपका मोटिवेटिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। जो आप पढ़ा रहे हैं आपका मेन मोटिव, अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अगर आप एक ईमानदार टीचर हैं, देन योर मोटिव मस्ट ऑलवेज बी टू मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट। वो आपको समझाना मेन जो है मकसद। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या होता है। आपके ऑप्शन थे आपका थियोरेटिकल डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज आस्पेक्ट, थर्ड ऑप्शन था आपको सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, चौथा है आपका रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक बाय द स्टूडेंट। आपका इफेक्टिव टीचिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट आपको आया था, विच आस्पेक्ट अमंग द फॉलोइंग टीचर मस्ट नो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेसन। अगर कोई टीचर किसी लेसन को स्टार्ट कर रहा है उससे पहले उसको क्या बात पता होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब। तो अगर कोई भी नया लेसन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट पहले से कितना जानता है। ऐसा नहीं है, कई बार
जो है आप आएँ और एकदम आप पढ़ाई शुरू कर दें, पता ही नहीं बच्चों को क्या जानते हैं, ऐसे कई बार आपने देखा होगा। दोस्तों इसमें तो ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, सक्सेसफुल टीचर मस्ट चेक द रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप सक्सेसफुल टीचर, सक्सेसफुल का मतलब यहाँ पर जो भी है होता होगा अलग अलग, क्योंकि सक्सेसफुल का मतलब भी ये ऐसे वर्ड्स हैं आपको लगता होगा आपको आता है, लेकिन इसके जो है मतलब फिलोसफिकल वर्ड्स हैं, आपके लिए कुछ अलग है, मेरे लिए अलग होगा। तो खैर हम यहाँ पर नॉर्मल बात करें, थोड़ा मैंने बता दिया आपको बैकग्राउंड, तो वो कौन सा होगा बेस्ट। तो आपको ऑप्शन थे इमीडिएटली, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एट द एंड ऑफ द वीक, मतलब व्हेन एवर ही गेट्स टाइम इट शुड बी चेक। तो एक अच्छा टीचर मानेंगे हम, सक्सेसफुल टीचर का मतलब होता है जब भी वो किसी बच्चे का जैसे ही वो कोई बात अपना चैप्टर ख़त्म करे उसके बाद फ़ौरन उसको काम भी चेक करना चाहिए। तो ये आप एक अच्छे टीचर की या एक मतलब सक्सेसफुल टीचर का ये एक पहचान भी है दोस्तों। नेक्स्ट आप तो ऑप्शन ए सही आंसर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर है, सबसे मुश्किल जो है चैलेंज टीचर के सामने क्या होता है। आपके ऑप्शन है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ये चार आपके ऑप्शन है। तो सबसे मुश्किल काम होता है तो टीचिंग और आपका लर्निंग प्रोसेस है ना उसको इंजॉयबल बनाए, ताकि बच्चे का उसमें जो है दिल लगे। जब उसका दिल लगेगा, जब उसका मन लगेगा तो फिर उसका तन भी सपोर्ट करेगा। जब उसका मन ही कहीं और है तो उसका तन भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंजॉयबल बनाना बड़ा एकदम मुश्किल होता है। इसलिए देखा होगा कई बार आपने जो टीचर अच्छे टीचर होते हैं वो कुछ जोक भी करते हैं, कुछ मजाक भी करते हैं, ताकि एक माहौल बना रहे और जो बात वो कहना चाह रहा है वो पहुँचे, बच्चा भी लाइट फील करे। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है टीचर के लिए। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट टीचर। एक एक्सपर्ट टीचर है उसका कौन सा सबसे अहम पॉइंट है। दे हैव मास्टरी ऑफ नॉलेज, दे प्रिपेयर एंड फॉलो द लेसन प्लान, दे हैव गुड communication skills, and they not only know the content but also know how to relate it with real life। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो खुद रट के आते हैं तो चीज़ों को वो ऐसे ही बच्चों को आगे बता देते हैं। उन्होंने नोट्स लिखवा दिए, ख़त्म होगी बात, लेकिन वो उसको खुद अपनी लाइफ में या बाहर की लाइफ में उसको अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जो एक्सपर्ट टीचर होता है वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होता है वो उसको लाइफ से भी, रियल लाइफ से भी रिलेट कर पाता है, जभी ही आपको बात समझ में आएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। अब ये आपका एकदम प्योर कॉन्सेप्ट था, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी होगा, मतलब पाइडोसेंट्रिक आपका एजुकेशन। मतलब पैडोलॉजी एक फील्ड है जहाँ पर बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों अच्छा सवाल था, ऐसे टाइप क्वेश्चंस हेल्प इन इवेल्युएटिंग द। जो ऐसे टाइप के सवाल होते हैं ना, कई बार देखा होगा बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं वो लिखने में। क्यों लगते हैं मुश्किल? क्योंकि उनमें उनको सोचना पड़ता है। तो उसका मतलब वो किस चीज़ को आपके इवेल्युएट करते हैं, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, तीसरा है कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ है राइटिंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर थोड़ा बताता हूँ आपको, जो मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्या होती है, वो एक पास्ट के बेस पे कोई काम पहले हो चुका होता है, अगला आपको आया, आपने उसी हिसाब से उस काम को दोबारा कर लिया, इसका मतलब आपकी सोच बड़ी लिमिटेड है। दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पर यू आर सपोज टू ब्रिंग इन न्यू आइडियाज़, है ना। जब आप ऐसे लिखोगे तो उसमें कुछ अपने विचार भी डालोगे, तो उससे आपकी थिंकिंग, जो आपकी एबिलिटी होता है उसके बारे में पता चलेगा। पता चलता है आप क्रिएटिव हैं, आप कितना गहरा सोच रहे हैं, या कितना आप डाइवर्जेंट आपकी थिंकिंग है, कितना आप वाइड सोच पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है वो इवेल्युएट करता है ऐसे टाइप सवाल। उससे नेक्स्ट आपको आया था, उसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड। सुना होगा आपने, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प्स हिम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, जनरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जेन्युइन आपका है कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लर्नड कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपने देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, किसी भी जब आप किसी खास फील्ड में जाते हैं तो उस फील्ड के लिए आपके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है, ये
जांचने का उसका मेन पर्पज़ होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प्स हिम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ए स्पेसिफिक फील्ड, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इन अ क्लासरूम द टीचिंग प्रोसेस शुड बी, क्लासरूम में किस तरह का जो आपका टीचिंग प्रोसेस है वो किस तरह का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, परफॉर्मेंस सेंटर्ड, या चौथा है करिकुलम सेंटर्ड। वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए कि लर्नर का लेवल जिस टाइप का है उस टाइप की टीचिंग उसको मिलना चाहिए, जब भी उसको बात समझ में आएगी, जब भी वो इम्प्रूव कर पाएगा। अभी आपको ABCD भी नहीं आती है और आपको मैं आएगा पार्ट पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो जो टीचिंग है वो लर्नर सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि लर्नर का लेवल जो है बहुत अभी नीचे है और आप उसको ऊपर जाके पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा टीचिंग का मेथड नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मेन जो मतलब पर्पज़ है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग और आपका लर्निंग प्रोसेस इज टू, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आपके ऑप्शन थे हेल्प स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्रिंग आपका डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट, तीसरा है एक्वेंट स्टूडेंट विद आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपका फोर्थ है डेवलप अमंग स्टूडेंट ह्यूमन वैल्यूज़। तो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, तो मेरा मेन पर्पज़ क्या है, मेरा मेन इस टाइम मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वो आपको समझ में आए, तो ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्टिव है मेरा पढ़ाने का, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल बहुत ही पता नहीं है, मेरे टीचर भी कुछ ऐसे बहुत ही मतलब मेरे ख्याल में मैं तो महान बोलता हूँ उनको। सवाल देखें आप, आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएट और आप यहाँ डिग्री इन ए स्कूल सब्जेक्ट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, कौन सी जॉब लोगे आप। वेल सवाल मेरे लिए तो ये हास्यास्पद है भाई, आपके लिए जो जिस टाइम उन्होंने दिया होगा बच्चों तो वो भी ज़रूर हंसे होंगे, लेकिन एक नंबर उनको फ्री का मिल गया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन अ फैक्ट्री, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, टीचिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाई मैनेजरियल पोस्ट इन एन ऑफिस। तो यहाँ पर अब बोलेंगे भाई इसका ऑप्शन तो सी होगा, टीचिंग इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, भाई सी होगा। मैं डिटेल में जब आप पढ़ने आएंगे तो बताऊँगा आपको और, तो टीचिंग इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज़, जो मेन टास्क होती है टीचर की वो क्या है, जो प्राइमरी है। तो उसमें दोस्तों क्या होती है, जब हम पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या है, मेरा पर्पस क्या है, जो मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क ये है कि मैं आपको इतना इनकरेज आपको करूँ और आपको इतना मोटिवेट कर दूँ कि आपके अंदर लर्निंग की जो एक चाहत है या वांट है वो डेवलप हो जाए इंटेंस वाली, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो मेन टास्क होता है मतलब टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको गाइड करे, उसको पहले उसके अंदर स्टिमुलेट करे, तो ये का टास्क है प्राइमरी टास्क। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये लर्निंग विदाउट बर्डन, ये एक रिपोर्ट आई थी, ये पूछ रहे हैं क्या है। तो ये एक आपकी रिपोर्ट थी जहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर ये था, ये आपकी एक कमेटी थी उसने इस रिपोर्ट को दिया था। तो यहाँ पर बच्चों को जो है ना, जो रटने वाली जो पढ़ाई होती है उससे हटा के उनको कहा गया था कि आप जो पढ़ते हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना उनको आना चाहिए। तो ये था, तो ये एक थी रिपोर्ट, ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपके ऑप्शन है साइन, जेस्चर्स, पैंटोमाइम, टेलीविजन। तो साइन तो हम जानते हैं, हम इशारे करते हैं, जेस्चर भी साइन देखा होगा आपने, बाहर लगे होते हैं प्लस का माइनस का साइन लगा हो, जो और साइंस होते हैं एरो होते हैं दोस्तों, वो भी आपको क्या, वो आपके सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे कर रहे हैं एक तरह की मतलब कम्युनिकेशन। जेस्चर हम हाथ हिला रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, ये भी कम्युनिकेशन है। पैंटोमाइम देखा होगा, जो बच्चों की स्टोरी वगैरह होती है उससे भी एक उनको लेसन दिया जाता है, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ मतलब जो है वो वो कम्युनिकेशन है। ऑप्शन डी है आपका टेलीविज़न। अब टेलीविज़न दोस्तों, टेलीविज़न के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो स्टोरी वगैरह फिल्में वो सब उसी में जाएगा, तो यहाँ पर इस केस में टेलीविज़न जो है वो आपका सही आंसर नहीं होगा। यह आपका एक फॉर्म नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन का एक आपका मतलब मीडियम है, आप ये मान सकते हैं, ये एक आपका मीडियम है। नेक्स्ट दोस्तों आपको आया था, वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लास लूजेस टेम्पररी
क्विकली व्हाट विल यू डू, ये बहुत कॉमन होता है जब आप टीचिंग करना जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं वो हर बात में गुस्सा आता है। अभी भी ऐसे आप भी होते होंगे, कोई आप पढ़ा रहा होगा तो हर 5 मिनट में हर बात में उनको गुस्सा आता है, तो आप क्या करोगे? अभी तो बड़ा मज़ा आपको आ रहा है, हर बात में गुस्सा कर देता हूँ मैं, है ना, बिकॉज आई एम अ सुपरमैन, है ना, तो एकदम बड़ा एकदम टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो उस टाइम आप क्या आप करोगे, है ना, ये आपको बताना है। तो इसमें एक तो ये है कि आप बोलोगे स्कूल प्रिंसिपल से भाई इसका नाम काट दो, दूसरा कर दो कि भाई इसको होमवर्क दो ज़रा मुश्किल वाला, तीसरा मतलब पनिश कर दो उसको ताकि वो दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट ना करे। चौथा है आपका मेंटेन मतलब कंजीनियल इन्वायरमेंट इन द क्लास सो दैट ही मे फील सिक्योर। अब यहाँ पर कहना बड़ा आसान है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसके अंदर, कि आपको एक ऐसा माहौल, क्योंकि आप टीचर हो, आप जानते हो, आप उस हालात से गुजर चुके हो, इसलिए आप समझ जाओगे। लेकिन कहना आसान होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं केवल थियोरेटिकल। बार बार कोई बच्चा टेम्पर लूज़ कर रहा है, हर बात में टेम्पर लूज़ कर रहा है, तो कितनी देर तक आप माहौल को शांत आप रख सकते हो? आप भी तो इंसान ही हो ना, हर बात में हर 5 मिनट में ऐसे ही हो रहा है, आप कुछ बोलोगे वो एकदम गाली देना शुरू कर, या गाली या एकदम अकड़ रहा है बिना बात के, मतलब अपनी गलती उसके बाद भी, तो आप कब तक उस बात को बर्दाश्त करो? यहाँ पर ये आपका साइलेंट है। तो लेकिन अभी मैं सिर्फ सवाल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ वन हु, नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ क्रिएटिव चाइल्ड इज़ वन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, हैज़ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हैज़ गुड हैंड राइटिंग। तो ये जो चाइल्ड जो है वो है क्रिएटिव, तो किस बात से पता है आपको चलता है? तो अगर उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना था बस। मेजरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। तीसरा था मतलब मेजरमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू इवैल्यूएशन। दोस्तों मतलब मेजरमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? तो जब भी हम बात करते हैं मतलब मेजरमेंट कैसा होता है, हमेशा क्वांटिटी उसको हम मतलब क्वान्टिफाई करते हैं, क्वालिटी से मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब मेजरमेंट इसमें ऑप्शन है सही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं ना, उसका एक पार्ट मतलब मेजरमेंट भी होता है ना। तो ये ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, वाई असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग। दोस्तों जब हम टीचिंग करते हैं उसमें बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो वो क्यों ज़रूरी होता है? टू गेट मार्क्स और ग्रेड, टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टू डिफरेंशिएट वन लर्नर फ्रॉम अदर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो देखते हैं कि बच्चा खुद मोटिवेट होता है कि हमें पढ़ना है, तो इसलिए टेस्टिंग उनकी की जाती है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर होगा, टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अ मोटिवेटेड टीचर विल हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिससेटिस्फैक्शन, अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन, स्ट्रेस्ड पर्सनालिटी। तो एक मोटिवेटेड टीचर के अंदर इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो आपका गोल है वो पढ़ाने का होता है मेन, तो वही दोस्तों आपको वो गोल अचीव करना है। आपको बच्चे के अंदर उसको जो आपका काम सौंपा गया वो पढ़ाना है, आपको लर्निंग उसको आप मतलब करवानी। लेकिन अगेन ये सारा काम टीचर का नहीं होता। टीचर कितनी भी बहुत से टीचर कोशिश करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पढ़ना नहीं होता, तो उसमें टीचर पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी एक इंसान ही है। लेकिन यहाँ पर सवाल के हिसाब से बात करें, फिर और डिटेल में जब आप आएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, फॉर अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ही और शी आस्क क्वेश्चन बिटवीन लेक्चर्स, help the student to get correct answer to questions, use different types of teaching aids, help student understand the correct meaning of what is taught। दोस्तों यहाँ पर जब आप एक इफेक्टिव मतलब कम्युनिकेटर हैं, टीचर एज ए टीचर, तो उसके लिए अहम क्या है? ही और शी हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज टॉट। कई बार ऐसा होता है हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, बच्चा कुछ समझ जाता है, हमारा मतलब पढ़ाने का मकसद कुछ है और बच्चा समझ कुछ जाता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव जो कम्युनिकेटर है उसका ये मेन मतलब जो पर्पस ये हो कि जो वो पढ़ा रहा है उसका सही मीनिंग बच्चों तक पहुँचे। कुछ कभी ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो आम तौर पे ज़ाहिर तौर पे लगेगा भाई इसका मीनिंग पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ उसका मीनिंग कई बार जो है वो गलत भी समझ जाते हैं, तो हमें सही मीनिंग उसको बताना होता है। तो उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। फॉर अ टीचर टू टीच अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड इन दिस क्लास शुड, एक टीचर है, एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है,
उसके लिए वो क्या दोस्तों क्या वो मतलब करेगा। तो यहाँ पर ये है कि बी वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम हार्डली मेक्स अ डिफरेंस इन हिज हर टीचिंग, बी अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज टू सक्सीड, क्रिएट स्ट्रेस एंड टेंशन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगर आप किसी को मतलब कोई आपका डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है आपके क्लास के अंदर, तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपके अंदर, क्योंकि आप देख रहे होते हो कि इसके लिए आगे लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। तो आप एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस होती है और आप ज़्यादा कोशिश करते। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू। जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो क्या करती है? आपके ऑप्शन है हैव प्राइड इन हिज हर प्रोफेशन, प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, एडजस्ट हिज टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, कंपेयर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो जब हमें देखिए मैं बताया था, जब आपकी टीचिंग जो है ना, या ऑप्शन सी जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। आप अपनी जो टीचिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इसलिए आप एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, ये इसका मतलब है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गई। दोस्तों ये था आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 सवाल, मैंने आपको समझा दिए, अच्छे खासे आपको समझा दिए मैंने, समझ में आपको आया होगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपको 2024 के एग्जाम के अंदर। ये मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, नोट्स लेना हो, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे, डू कॉल मी, खुदा हाफिज़।